हेलो एंड वेलकम टू स्टडी मित्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य से कैसे प्रिपेयर करना है। इसका कंप्लीट गाइड आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले क्लियरिटी उसकी प्री रिक्विजिट होती है, अगर उस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो। अदरवाइज अंधे बन के तैयारी नहीं हो सकती, उसका कोई निचोड़ भी नहीं निकलता है। अपन तैयारी करते रह जाते हैं, एक टर्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और ये एंडलेस प्रोसेस हो जाता है और उसमें अपन स्टक हो जाते हैं, राइट। सो एक प्रॉपर गाइडेंस और उसका प्रॉपर गाइड जरूरी है। इस वीडियो में अपन वही चर्चा करेंगे जिसमें आपको सारे सिलेबस, बुक लिस्ट, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट कहाँ से कैसे लगाने हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहती है, कंप्लीट रोड मैप आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये आपका चैनल है जिसमें आपको हिंदी साहित्य से रिलेटेड ही चीज़ें मिलती है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन सीकिंग होती है कम्युनिटी के मेंबर से, तो यहाँ पे आपके उसके रिजोल्यूशन करे जाते हैं, राइट। सो देखिए, नेट जेआरएफ बेसिकली होता क्या है। सो ये यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा का जो बेसिकली नेट जो है इसके द्वारा कंडक्ट करा जाता है। एक एनटीए उनकी एजेंसी है, उसके द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पर्पस क्या है इसका, बेसिकली ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है उसका एग्जाम करवाता है, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए भी ये इससे बच्चे सेलेक्ट करे जाते हैं। नेट और जेआरएफ में क्या फ़र्क है? नेट बेसिकली एक क्वालिफाइंग एक मार्क्स होते हैं जिनके आधार पर उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में ये होता है कि आप पीएचडी के लिए या फिर आप एक्स्ट्रा स्टडीज़ के लिए आप आगे जा सकते हो, ठीक है। सो ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जेआरएफ में आपको क्या मिलता है? बेसिकली जेआरएफ में आपको मंथली फेलोशिप मिलती है, और यहाँ पे आपको पीएचडी करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली यहाँ पे आगे काफ़ी मौके मिलते हैं। जेआरएफ की फेलोशिप कितनी मिलती है? तो बेसिकली फर्स्ट 5 साल की जो आपकी जेआरएफ का टाइम होता है पीएचडी का, उसमें आपको फर्स्ट जो 2 साल होते हैं उसमें आपको 37,000 पर मंथ मिलते हैं, और जो लास्ट 3 ईयर होते हैं उसमें आपको 42,000 पर मंथ मिलते हैं। इसमें एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है आपको, पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, रिसर्च करियर वगैरह ये सब मिलता है, ठीक है। एनीवेज, ये तो थी बेसिक बात की एग्जाम क्यों है, क्यों करवाया जाता है, इसका पर्पज़ क्या है। नाउ पैटर्न क्या है इस एग्जाम का, वो जानेंगे। देखो, सबसे पहले आपके कितने कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी साहित्य के साथ भी वही चीज़ है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 बेसिकली आपका जनरल पेपर होता है। इसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, राइट। पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होता है। इसमें टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं आपके? टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है ना। और आपका बेसिकली इसमें आईसीटी, एनवायरनमेंट, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह वगैरह आपकी ये चीज़ें देखने को मिलती है। पेपर 2 में आपका मेन सब्जेक्ट होता है हिंदी, जैसे कि यहाँ पे जिसका हिंदी होगा उसका हिंदी साहित्य आ जाएगा, जिसका इतिहास होगा वो इतिहास आ जाएगा। ये बेसिक चीज़ हर कोई जानता है। सिंस ये कंप्लीट गाइड वीडियो है, इसलिए मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ बताते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट रहे ही नहीं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, और यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो 300 मार्क्स का आपका पूरा पूरा एग्जाम होगा, ठीक है। नाउ इसके बाद में मार्किंग स्कीम किस तरह की रहती है? मार्किंग स्कीम देखो, मैंने आपको बताया 150 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यहाँ पे आपको 2 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होती है, ठीक है। नाउ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है? देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब है कि अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप अगर ऑब्टेन कर लोगे तो आप नेट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। मतलब आप जो है नेट क्वालिफाई माने जाओगे, तब आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। सो जनरल, ओबीसी, एससी, यहाँ पे अलग दी हुई है। जनरल के लिए आपका 40% है, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आपका 35% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ता है कैटेगरी वाइज, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वालिफाइंग मार्क्स से सिर्फ नेट एलिजिबिलिटी मिलती है, जबकि जेआरएफ के लिए आपको हायर मार्क्स होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। नाउ जेआरएफ के लिए आपको हिंदी में अप्रोक्स कितना ट्रेंड रहा है लास्ट टाइम का, कि आपके 300 में से कितने मार्क्स आपके आने चाहिए जेआरएफ के लिए, ठीक है। आपको नेट का तो मैंने बता दिया कि नेट तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर है, आपका नेट क्वालिफाई माना जाता है। बट जेआरएफ के लिए आपको 300 में से कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं? तो देखो, जनरल कैटेगरी में आपको 200 से 250 यानी 200 से 215 के आसपास, ओबीसी में आपको 190 से 205 के आसपास, एससी एसटी में आपको 175 190, और एसटी में आपको 170 से 185 के बीच में लाने पड़ते हैं। जनरली आप ये मान के चलो कि आपको 200 प्लस आप ओबीसी एससी एसटी में हो तब, और 220 आप जनरल में अगर आते हो, जनरल ईडब्ल्यूएस भी इसी में आ जाएगा, तो आपको 220 के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे। मैं इतना कहूँगा कि 220 यहाँ में इसमें बताया जा रहा है, बट आपको सेफ स्कोर जो मान के चलना है वो जनरली 200 230 इतना मान के चलो। सेफ स्कोर का आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको कम से कम 200
30 के आसपास आपको स्कोर टच करना है, ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप कट ऑफ के ट्रेंड एनालिसिस और भी देख सकते हो। मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये कट ऑफ का गेस नहीं है, बेसिकली आपको एक रफ आइडिया देने के लिए चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नाउ इसके बाद में नेट जेआरएफ हिंदी का सिलेबस क्या, ओवरऑल क्या सिलेबस है हिंदी साहित्य का। तो मेजर टॉपिक क्या क्या देखो इसमें। पहला आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हिंदी काव्य है, हिंदी गद्य, हिंदी आलोचना, भाषा विज्ञान, हिंदी नाटक, लोक साहित्य और हिंदी पत्रकारिता। ये मेन मेजर टॉपिक आपके हिंदी साहित्य के अंदर जो है नेट जेआरएफ के अंदर है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड है। ये बेसिकली एक पूरा चंक है जिसमें आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फैक्चुअल टाइप का थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार ये, बट इट इज़ क्वाइट स्कोरिंग, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने वाली जो बेसिकली आपकी ये स्पेस होता है यहाँ पे। पीरियड्स के बारे में देखिए, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है ना। आदिकाल से लेकर के फिर आपका भक्ति काल आ जाता है, इसके बाद आपका रीतिकाल आता है, ठीक है। इसके बाद आपका आधुनिक काल आता है। इन चारों कालों को आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। इनके बहुत सारे अलग अलग कवि होते हैं, इनके अलग कवि, इनकी अलग रचनाएं, इनके अलग कवि, अलग रचनाएं, इनको सबको पढ़ना होता है। मेजर फोकस क्या होता है कि अलग अलग कवियों के ऊपर फोकस किया गया जिन्होंने रचनाएं करी अलग अलग काल में, उन पर जो है उनकी डिटेल पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से करे उन्होंने, और लिटरेरी मूवमेंट कौन कौन से, लिटरेरी मूवमेंट भी जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं आपको। आपने अगर थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य के बारे में आप जानते हैं तो डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि कौन कौन से एरियाज काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका देखो यहाँ पे इंपोर्टेंट हिंदी ऑथर्स भी आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं जो जनरली आपको थोड़ी पता ही होने चाहिए। तुलसीदास जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। कबीर बहुत महत्वपूर्ण, सूरदास, बिहारी, जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, ये महत्वपूर्ण कवि है जिनके बारे में फ्रिक्वेंटली इनकी रचनाएं और इनके काम जो है बार बार पूछे जाते हैं। सो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके, कि इनकी लाइफ कैसी रही, इनका काम कैसा रहा, इनका लिटरेरी स्टाइल किस तरह का था, ये चीज़ें इनके बारे में जनरली ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। सो ये बेसिकली इस तरह का आपका ओवरव्यू रहता है। नाउ बेस्ट बुक्स कौन सी होती है नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के लिए। तो देखो जनरली एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूँ कि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स होंगी जो डेफिनेटली आपको अलग अलग तरह की चीज़ें बताती है, बट जनरली जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर करते हैं फॉर द नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य में आपको बता दूं, पेपर 1 के लिए तो सबके लिए कॉमन बुक है, कोई भी उस बुक के साथ जा सकता है। ट्रूमैन की यूजीसी नेट जेआरएफ नेट की आती है बुक, ठीक है। अरिहंत की भी यूजीसी नेट हिंदी गाइड आती है, ये भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा केसी मदान की बुक आती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कहते हैं कि बहुत अच्छी बुक है, इसको भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 का तो आप इनमें से कोई सा भी उठा सकते हैं कि ट्रूमैन की ले सकते हैं, या फिर अरिहंत की ले सकते हैं, या फिर केसी मदान की ले सकते हैं। बहुत ही मतलब ठीक तरीके से लिखी हुई बुकें हैं, आप कोई सी भी एक रेफर कर सकते हैं, उस पर स्टिक रखें। कोई भी इतना बड़ा ये इशू नहीं है, उसमें आपकी जनरली कॉमन चीज़ें आती है, तो इसलिए आप कहीं से भी उसको ठीक से प्रिपेयर कर सकते हैं। यूट्यूब की वीडियोज़ का भी माध्यम से सहारा ले सकते हैं। नाउ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए, दृष्टि की पीवाई की बुक लेनी चाहिए नेट जेआरएफ की हिंदी साहित्य के लिए। ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी बुक है ये, क्योंकि दृष्टि का हिंदी साहित्य में काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक एक बेसिकली कह सकते हैं कि एक स्टैंड है, तो आप उसको डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। नेट जेआरएफ की एक अरिहंत की बुक भी आती है, वो भी ले सकते हैं। कुछ बुकें आपको जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो पढ़नी चाहिए। एक रामचंद्र शुक्ल की बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का तो काफ़ी मस्त बुक है ये, मैं कहता हूँ आपको डेफिनेटली, अगर आपको थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना है अब तो आपको इसको बुक को थोड़ा पढ़ना चाहिए। एक डॉक्टर बच्चन सिंह की हिंदी साहित्य का इतिहास है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। इनमें से कोई से भी आप रेफर कर सकते हैं। आप बुक स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर इन दोनों बुकों को रखें, इनका इंडेक्स वगैरह, इनका कंटेंट वगैरह देखिएगा, आपको जो समझ में है उसको आप उठा सकते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ट्रूमैन का आप ले सकते हो। ट्रूमैन काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफाइड बुक है, डेफिनेटली यू कैन रेफर दिस बुक। और पीवाई क्यू आप डेफिनेटली, मैंने आपको बताया कि आप इतने सारे ऑप्शंस इनमें से कोई भी ले सकते हो, सारी की सारी अच्छी बुकें हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद पेपर 1 के लिए बेस्ट बुकें, फिर वही बात है, मैंने आपको बता दिया है। ट्रूमैन ले सकते हो, अरिहंत ले सकते हो, केवीएस मदान टीचिंग एप्टीट्यूड ले सकते हो, या फिर आप पीवाई क्यू बुक, ये तो डेफिनेटली लेनी है। इनमें से कोई एक फिर पीवाई क्यू बुक आपको लेनी है, ठीक है। एनीवेज इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाई क्यूज क्या है, देखो कोई भी रास्ता तय करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस रास्ते में आपको कौन सी प्रॉब्लम आएंगी, या फिर किस तरह का रास्ता है उसका टेस्ट पता होना चाहिए, राइट। तो पीवाईक्यूज देखने का सबसे महत्वपूर्ण ही रोल यही होता है कि आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। रिपीटेड कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो भी पता लग जाएंगे। यहाँ से आपको एग्जाम को अप्रोच कैसे करना है ये क्लियर हो जाता है आपको, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब एग्जाम आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पीवाईक्यूज के साथ में। सबसे पहले पीवाईक्यूज देखोगे आप, उसके बाद ही आप अपना जो है कंटेंट पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो एटलीस्ट 20 साल के आपको पीवाईक्यूज जो है
मैं इतना रिकमेंड करूँगा कि 20 साल के आप पीवाईक्यूज जितने अवेलेबल हो सके उतने आप पीवाईक्यूज करिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एटलीस्ट जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 5 से 6 साल की पीवाईक्यूज देख लीजिए कि ट्रेंड में किस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, उसके बाद अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए, ज़्यादा बहुत बेहतर रहेगा। आपकी तैयारी स्ट्रीमलाइन और डायरेक्शनल रहेगी, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पता लग रहा है, ठीक है। नाउ इसके बाद मॉक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि वीकली मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर डेली टेस्ट देना चाहिए। देखो अगर इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप पीवाईक्यूज देखो, ठीक है। आप इनिशियली 1 वीक में आप सारे पीवाईक्यूज को देखो, आराम से एनालाइज करो उनको। जितना टाइम आप आराम से पीवाईक्यूज करने में दोगे तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट वीक में आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करो या 2-3 दिन लगा के आप जितना आपकी कैपेसिटी रीडिंग कैपेसिटी उसके हिसाब से। इसके बाद आप जो है अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तब तो आप वीकली टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन कौन से आपके टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो आप, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका। अनअकैडमी भी लगा सकते हो, अड्डा 24/7, बाइजूस पे भी लगा सकते हो। मैं इतना कहूँगा टेक्स्ट बुक ज़्यादा बेस्ट है, टेक्स्ट बुक ट्रस्ट वर्दी है और उस स्टूडेंट के एनवायरमेंट, स्टूडेंट जो एग्जाम एनवायरमेंट होता है उस तरह से डिजाइंड है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक को इसको ले सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट क्या टेस्ट देने के, तो देखो टेस्ट देने से आपकी एक तो स्पीड इंप्रूव होती है, राइट। एक्यूरेसी भी बढ़ती है आपकी, जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो आपके एग्जाम में यहाँ सही होने लग जाते हैं अगर आपने पहले गलत कर दिए हैं और फिर आप उनको सही कर लेते हो। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। एग्जाम प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए तो पढ़ते ही हैं, बट एग्जाम क्वालिफाई होना मेन उद्देश्य ये है, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो ये भी आपको एक स्ट्रीम लाइनिंग आपकी होती है। अदरवाइज बुक्स पढ़ने से काम नहीं चलता, आपको टेस्ट देना पड़ेगा तो ज़्यादा बेनिफिट उसी से मिलेगा, राइट। सो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है टेस्ट देने से, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। नाउ स्ट्रेटजी सबकी अपनी अपनी होती है, स्टिल आई एम मेंशनिंग स्ट्रेटजी हियर। 6 मंथ की तैयारी काफ़ी मोर देन सफिशिएंट होती है। इसमें आपको क्या करना है, पहले 2 महीने में आपको कंप्लीट सिलेबस कर लेना अपनी बेसिक बुक्स वगैरह, है ना, पेपर 1 पेपर 2 मिला के मोर देन सफिशिएंट। हिंदी साहित्य का यूपीएससी मेंस का ऑप्शनल का सब्जेक्ट भी 3 महीने में 4 महीने आराम से तैयार हो जाता है, तो जनरली इतना टाइम नहीं लगता है, आप आराम से कर लोगे, है ना। सो 2 से सवा 2 महीने आराम से इसको तैयार करो। फिर 3 एंड 4th मंथ में आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि यही कहीं पे करना, आप उससे पहले भी एक बार अगर आपने पढ़ा हुआ हिंदी साहित्य तो डेफिनेटली आप इसको पढ़ लो यहाँ से, ठीक है। पीवाईक्यूज को पहले कर लो, फिर जैसे कि आप 1 से 3 मंथ तक अपना बेसिक बुक्स वगैरह सब कर लो, पीवाईक्यूज भी साथ साथ करते रहो, मतलब 4 महीने में आपका जो है सारा का सारा कंटेंट तैयार हो जाना चाहिए, पीवाईक्यूज अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए। फिर 5वें महीने में आप जो अपने मॉक देना स्टार्ट करो, मैक्सिमम मॉक दो। मैं तो ये कहूँगा कि 4th महीने से आप अपने मॉक देना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा वो भी सही है। अदरवाइज 5वें महीने में आप मॉक दे सकते हो, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 मंथ लास्ट जो मंथ होता है आपका, उसमें आपको जो है बेसिकली रिवीजन करना है। मेनली आपका जो भी आप क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनके अलग नोट्स बनाते रहो, एक नोटबुक बना लो जिसमें आपके बार बार जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो आप सारे मेंशन कर रहे हो वहाँ पे। उसके बाद जो अपना आराम से एग्जाम दे के आओ और अपनी जो है सक्सेस को एंजॉय करो, राइट। वो तरीका है एक तो, ठीक है ना। चूँकि नेट जेआरएफ का एग्जाम 2 साल में 2 बार होता है तो उसी अकॉर्डिंगली 6 महीने का प्लान मोर देन सफिशिएंट होता है। डेली स्टडी प्लान सबका वेरी कर सकता है। पेपर 1 के लिए आपको 2 घंटे डेफिनेटली देने चाहिए। इसके बाद आप पेपर 2 में आपको चूँकि डीप थोड़ा पढ़ना पड़ता है तो आप मोर देन 4 आवर, ये इसमें 8 घंटे का स्टडी प्लान है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी कन्वीनियंस के अनुसार भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये एक तरह से एक बेसिकली मॉडल्स ऑपरेंडी नहीं है, एक तरह से एक बेसिकली कह सकते हो एक जनरल प्लान है जो आप इसको रेफर कर सकते हो, चाहो तो रेफर कर सकते हो। अदरवाइज 3 से 4 घंटे की मॉडल स्टडी भी आपके लिए सफिशिएंट होगी अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो। अगर आप फुल टाइम इसी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली 8 to 10 आवर्स स्टिक करो, बहुत ज़्यादा मेहनत थोड़ा रिक्वायर करता है अगर आपने पहले स्टडी नहीं करी हुई देन, ओके। इसके बाद आप देखो तो टॉपर्स की स्टडीज़ क्या होती है, कुछ स्टडीज़ टॉपर की अलग नहीं होती है। आप वो केवल एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ते हैं और अदरवाइज बच्चे जो फेल होते हैं वो केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन रखना पड़ेगा। एग्जाम क्वालिफाई करना है, किस डेट को एग्जाम आपको हमेशा याद होना चाहिए। आपको हर दिन ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों टेबल पे बैठ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ और क्यों पढ़ रहा हूँ, राइट। सो आपका मेन आप स्ट्रीमलाइन कवर होगी जब आपको पीवाईक्यूज पता होंगे, आपको ये पता होगा क्वेश्चन कहाँ से आता है ना। रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ोगे, स्ट्रेटेजी के साथ ही पढ़ोगे। शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जो जो चीज़ें आपने पढ़ ली उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहो, क्योंकि बड़ी बड़ी बुकें होती है और वो जल्दी से लास्ट टाइम पे आपसे नहीं पढ़ने में आएंगी, तो शॉर्ट नोट्स भी उनके जरूर बनाओ। मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा डेफिनेटली, रेगुलर मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। आप वीकली दे सकते हो और वीक में 2 भी दे सकते हो, बहुत ज़्यादा तो सही है कि वीक में 2 बार टेस्ट दो, आपको बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। गोल्डन रूल क्या, रिवीजन इज द की, रिवीजन करना पड़ेगा। हिंदी साहित्य थोड़ा सा फैक्चुअल भी जाता है ना, साहित्य के इतिहास पढ़ते हैं तब जाता है। मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है, टू मेनी बुक्स, ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है आपको, 3 से 4 बुकें ज़्यादा रखनी है ना, इससे ज़्यादा बुकें नहीं रखनी है। रिवीजन नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। इग्नोरिंग पेपर वन स्कोरिंग होता है, इसमें मैथ्स और रीजनिंग वगैरह भी थोड़ी सी रहती है, तो इसको आप स्कोरिंग बना सकते हैं क्योंकि कंबाइंडली आपकी कट ऑफ जाती है, ना कि पर्टिकुलर पेपर की जाती है, ठीक है। सो आपको इग्नोर पेपर 1 को नहीं करना है।
नो मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, नो पीवाईक्यू प्रैक्टिस ये भी आपको करनी पड़ेगी। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है अगर आपको नेट जेआरएफ या नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो। फाइनल सक्सेस फार्मूला क्या है? आपका फार्मूला मेन कॉन्सेप्ट, आपके पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट और रिवीजन, यही आपके मेन फार्मूलाज बनेंगे, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज द की। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये फाइनल मैसेज है आपका कि आप इस एग्जाम को डिफिकल्ट मत मानिए। ये बेसिकली स्मार्ट स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए, पीवाईक्यू फॉलो करिए, रेगुलर रिवीजन करिए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका डेफिनेटली क्लियर हो सकता है। दैट्स नॉट ए बिग एग्जाम कि आपका क्लियर नहीं हो, डेफिनेटली इट कैन बी डन इन द 6 month। So thank you so much for watching till the end. I hope you enjoyed the video. If you are liking this effort, please do share and subscribe। एंड अगर आपके कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपका और भी कोई डाउट है तो आप @static सर्च करके आप टेलीग्राम पे आ सकते हैं, वहाँ से भी आपको गाइडेंस थोड़ा सा मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, वो आपकी रिप्लाई कर सकते हैं। दैट डेफिनेटली इट्स कंप्लीट होल कम्युनिटी विच इज एग्जिस्टिंग फॉर यू टू मेक एनी काइंड ऑफ एफर्ट विच आर यू एस्पायरिंग फॉर। थैंक यू सो मच।